रूस से एक बड़ा बयान आया है और रूस के विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा है वही सच लग रहा है। रूसी सेना ने अब सर्दी में जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत यूक्रेन में न सिर्फ जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जलाया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के शांति प्रयासों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन ने ट्रंप को धोखा दे दिया है? अगर जंग नहीं रुकी तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? चौबीस घंटे के अंदर ही ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ट्रंप वॉशिंगटन वार्ता के बाद शांति की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। वॉशिंगटन वार्ता का परिणाम ये हुआ है कि जंग की आग भीषण और भयावह हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। ये दोनों तस्वीरें इसी बात का प्रमाण है। यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी जल रही है। यूक्रेन के तेल डिपो भस्म हो रहे हैं। यूक्रेन के पावर स्टेशन धधक रहे हैं। यूक्रेन की पावर ग्रिड तबाह हो गई। रूसी सेना शहर शहर इसी तरह यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जला रही है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध विराम के बदले रूस ने अब सर्दी में जंग की तैयारी शुरू कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जा रहा है, ताकि सर्दियों में यूक्रेन ऊर्जा विहीन हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन सरेंडर पर मजबूर हो जाएगा। रूसी सेना ने जो बारूदी ऑपरेशन शुरू किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि यह जंग खत्म होने के बजाय अभी लंबी चलेगी। सवाल यही है कि आखिर वॉशिंगटन वार्ता के तुरंत बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करना क्यों शुरू कर दिया है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है। तो पुतिन और उनकी सेना क्यों भड़की? यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को रूस ने जलाना क्यों शुरू कर दिया? अब इसे समझिए। रियाजान, वोल्गोग्राद, सारातोव, समारा और क्रास्नोदर में यूक्रेन अगस्त में अब तक रूस की 6 ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। 5 प्रांतों में मौजूद रूस की 6 रिफाइनरी बर्बाद हो गई हैं। यूक्रेन के इस हमले की वजह से सिर्फ अगस्त में ही रूस की तेल रिफाइनिंग क्षमता में 11% की कमी आ गई है। इतना ही नहीं, हमले के कारण रूस में तेल और गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए तो रूसी सेना भड़क गई। क्रोधित रूसी सेना अब यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर भीषण हमले कर न सिर्फ ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन ऊर्जा का बदला ले रही है, बल्कि सर्दी में कीव समेत पूरे यूक्रेन को जमाने की तैयारी है।
सर्दी में अगर यूक्रेन के पास बिजली, तेल और गैस की कमी हुई तो उसके लिए जंग में बने रह पाना संभव नहीं होगा। ये पुतिन और उनकी सेना भी जानती है। यही वजह है कि अब नए प्लान के तहत यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों को समाप्त किया जा रहा है। रूसी सेना ने KH-101 मिसाइलों से हमला कर क्रेमेंचुग ऑयल रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया। ओडेसा में भी रूस ने जबरदस्त मिसाइल वर्षा की। टारगेट पर यूक्रेन की 2 ऑयल रिफाइनरी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी हमले के बाद दोनों रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। रूस के हमले से ओडेसा पोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। सूमी में रूसी सेना ने 30 ड्रोन से सीरियल धमाके किए। हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गई। खार्किव में रूसी हमले की वजह से 7 लोगों की जान चली गई। 30 लोग घायल हो गए। रूसी सेना के हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि युद्ध विराम के पहले उन्हें यूक्रेन में निर्णायक बढ़त हासिल हो जाए। तो जंग की आग अचानक क्यों भड़क गई है, जरा अब इसे समझिए। दोनों पक्ष युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे के लिए भीषण हमले कर रहे हैं। यूरोप की मदद से यूक्रेनी सेना रूस में अटैक कर रही है और रूस और यूक्रेन के टारगेट पर है एक दूसरे के ऊर्जा ठिकाने। तो रूस के हमले तेज हो गए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि ज़ेलेंस्की और उनकी सेना का फ्यूचर प्लान क्या है। आइए आपको इससे जुड़ी यह रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस तरह रूस यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को जला रहा है, उसी तरह यूक्रेन भी रूस के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन ने यूरोप जाने वाली ड्रूजबा पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया, जिससे कई यूरोपीय देशों की तेल सप्लाई ठप हो गई। यूक्रेन ने न सिर्फ पाइपलाइन को ध्वस्त किया, बल्कि रूस की तेल रिफाइनरी और गैस स्टेशनों पर भी जबरदस्त हमले किए। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस की ऑयल ट्रेन को जला दिया। डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के सैन्य बेस को तबाह कर दिया। कुपियांस्क में यूक्रेन ने उस इमारत को ध्वस्त कर दिया जिसमें रूसी सैनिक थे। मेलिटोपोल में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। यूक्रेनी सेना ने रूसी शहरों में ड्रोन से धावा बोला। रोस्तोव, बेलगोरोद, ब्रियांस्क, वोल्गोग्राद, कुर्स्क, ओरियोल, क्रास्नोदर और क्रीमिया में सीरियल ड्रोन अटैक किए गए। 8 शहरों में भीषण हमला कर यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया। रूस और यूक्रेन के रुख को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देशों ने सर्दी में विध्वंसक जंग की तैयारी शुरू कर दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो वॉशिंगटन सम्मेलन में बनी सहमतियों की लंबी लिस्ट है। अभी सब कुछ कागजों में है। ज़ेलेंस्की पुतिन से बात करने पर सहमत हैं। ट्रंप सीज फायर के लिए यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर सहमत हैं। यूरोप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए सहमत है। इतनी सारी सहमतियों के बीच कई असहमतियां भी हैं जो सतह पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि ट्रंप को सिर्फ पीस डील नजर आ रही है, यूक्रेन को अपनी जमीन जाती दिख रही है, यूरोप को रूस के साथ टकराव का डर नजर आ रहा है। ट्रंप की पीस डील तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकती है। कैसे? अब इस रिपोर्ट में जानिए। It's going to be a big thing. We're going to Russia. It's going to be a big deal. There's no deal until there's a deal. I will call up NATO. ट्रंप रियल स्टेट के कारोबारी हैं और कारोबारी सिर्फ डील करते हैं। ये खुद ट्रंप कह चुके हैं। डील का मतलब अपने हित, डील का मतलब मुनाफे का सौदा। महासम्मेलन में ट्रंप की डील हो चुकी है और इस डील से यूरोप पर एटमी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप ने यूक्रेन के साथ $200 बिलियन यानी करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए का हथियार सौदा किया। बदले में यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी का वादा किया, लेकिन साथ ही कह दिया कि सुरक्षा गारंटी के लिए जिम्मेदार अमेरिका नहीं, यूरोप है। सुरक्षा गारंटी का मसौदा अभी कागजों में आकार ले रहा है। यूरोप और अमेरिका में इस पर डिप्लोमेटिक और सामरिक मंथन हो रहा है। आज 32 नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। सुरक्षा गारंटी तय करने के लिए यूएस, यूरोप, यूक्रेन का कमीशन बना दिया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस कमीशन के अध्यक्ष हैं। इसी हफ्ते जर्मनी, यूके, फ्रांस, फिनलैंड और इटली के सीडीएस वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं। अमेरिका के सीडीएस के साथ सुरक्षा गारंटी के नियमों, शर्तों पर चर्चा होगी। कागजी कार्रवाई तेज कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा गारंटी है क्या? युद्ध विराम लागू हुआ तो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जाएगी। परिकल्पना यह है कि इसकी जिम्मेदारी अमेरिका और यूरोप उठाएंगे। ये व्यवस्था इसलिए की जाएगी ताकि भविष्य में रूस यूक्रेन पर हमला न करे। जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है तो ट्रंप बड़ी चतुराई से उससे मुकर गए। सुनिए उनकी प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट क्या कह रही हैं। यानी पहले ट्रंप ने यूक्रेन को कहा यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा, और अब कहा है कि यूक्रेन में नाटो सेना भी नहीं जाएगी। तो अब बचा कौन? यूरोप के देश जो नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों के सदस्य हैं। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और इसका मॉडल क्या है ये समझिए। तो सुरक्षा गारंटी के बारे में परिकल्पना यह की गई है कि युद्ध विराम लागू होते ही यूक्रेनी हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप मिलकर संभाले। कॉलिशन ऑफ विलिंग के अलग अलग देशों की सेना को यह जिम्मेदारी दे दी जाए। यूक्रेनी सेना को मजबूत करने के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस दिया जाता रहे। यूक्रेनी जमीन पर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों की सेना उतार दी जाए। इसके साथ ही काला सागर में मैरीटाइम सुरक्षा बढ़ाई जाए, जिससे यूक्रेन का कारोबार बाधित ना हो। विचार करने पर यह सुझाव बेहतरीन है, लेकिन धरातल पर उतारने में समस्याएं हैं। बड़ा सवाल यह कि पहले कौन सा देश अपनी सेना यूक्रेन भेजेगा? जो भेजेगा वो रूस का टारगेट होगा। अगली समस्या यह है कि सैन्य तैनाती की शर्तें क्या होंगी। मतलब यूक्रेन में तैनात सेना को क्या करना है, क्या नहीं, ये कौन और कैसे तय करेगा? अगर सैन्य तैनाती के बाद भी रूस के हमले हुए तो यूरोपियन यूनियन के देशों की सेना क्या करेगी? पलटवार करेगी या नहीं? इस सारी कवायद का सैन्य खर्च कौन उठाएगा? और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा हुआ तो रूस का रुख क्या होगा? क्या इस तैनाती से रूस यूरोप का युद्ध छिड़ जाएगा? इन्हीं सब मुद्दों पर यूरोप के देश विचार कर रहे हैं।
मिस्टर पीस मेकर साफ कर चुके हैं कि पीस डील चाहिए, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि रूस से सीधा टकराव हो जाए। इसीलिए यूरोप को यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की जिम्मेदारी दे दी। अब अमेरिकी मीडिया का दावा है कि यूरोप के 10 देश अपनी सेना यूक्रेन में भेजने पर विचार कर रहे हैं। इन 10 देशों के नाम नहीं बताएगा, यानी ये भी कागजी कार्रवाई का ही एक हिस्सा है। लेकिन क्रेमलिन ने इस प्लान के धरातल पर उतरने से पहले ही अपना रुख बता दिया। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूक्रेन में विदेशी सेना की संभावित तैनाती पर रूस की स्थिति पहले से साफ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। यानी यूक्रेन में सेना भेजने वाले देश रूस के टारगेट में होंगे, उन्हें युद्ध में सीधे शामिल माना जाएगा। इसीलिए बिना अमेरिका के पूरा यूरोप भी मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं दे पाएगा। सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर ट्रंप का काम चलाऊ रवैया नए युद्ध का अंदेशा भड़का रहा है। इसीलिए फ्रांस ने कहा है कि दुश्मन दरवाजे तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि पुतिन हमारे द्वार पर बैठे नरभक्षी राक्षस हैं, जो जीवित रहने के लिए लगातार लोगों को खा रहे हैं। 2007-2008 से पुतिन ने अपने सभी वादे तोड़े हैं। वो हालात अस्थिर करने वाली ताकत है। यूरोप का मानना है कि पुतिन युद्ध नहीं रोकने वाले। कुछ समय के लिए वो रुके भी तो अगला टारगेट कोई नया देश होगा। पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका जरूरी है। लेकिन अमेरिका ने डील सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं की है, बल्कि पुतिन से भी की। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि सुरक्षा गारंटी पर पुतिन को भी सहमत करना होगा। तो पीस प्लान पर पुतिन की शर्त है कि रूस को भी यूक्रेन जैसी सुरक्षा गारंटी दी जाए। यह तय किया जाए कि भविष्य में रूस के लिए नेटो खतरा नहीं बनेगा। वर्तमान सुरक्षा गारंटी प्लान में अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं, लेकिन रूस चाहता है कि उसके नो लिमिट पार्टनर चीन को भी सुरक्षा गारंटी में शामिल किया जाए। सुरक्षा गारंटी का मुद्दा ही युद्ध विराम का सबसे बड़ा पेच है। अगर अमेरिका इस प्लान से दूर रहता है तो यूरोप के पास इसका कोई समाधान नहीं है। बातें बहुत ज्यादा की जा रही हैं, लेकिन एक्शन लेने में यूरोप के देश हिचकिचा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन में सैन्य तैनाती आसान नहीं है। किसी भी फोर्स को युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले हमले रोकने और करने के अधिकार देने होते हैं। अगर ऐसा किया गया तो इससे शांति नहीं लौटेगी, बल्कि जंग भड़केगी। यूरोप में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। युद्ध विराम को लेकर 2 मीटिंग होने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला है। अब पुतिन ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों को मॉस्को आने का न्योता भेजा है, जिस पर ट्रंप कुछ नहीं बोले, जबकि ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया है। यानी युद्ध विराम की कोशिश पर फिलहाल ब्रेक लगता दिख रहा है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं, जो सीधा संकेत है यूरोप में विनाश का नया दौर आरंभ हो चुका है। पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार। हर दिशा से यूक्रेन में बारूद बरस रहा है। इतने विध्वंस के बाद भी उम्मीद की जा रही है कि युद्ध विराम होगा, शांति के लिए रास्ता निकलेगा। दो हाई प्रोफाइल वार्ता युद्ध विराम को लेकर हो चुकी, अलास्का और वॉशिंगटन। लेकिन मुलाकात में चर्चा हो, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कहीं ऐसा ना हो हालात पहले से ज्यादा बिगड़ जाएं। क्योंकि अगली मीटिंग कहां होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि कहा जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते में मीटिंग हो सकती है, जबकि अभी के जो हालात हैं वो समझिए। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता भेजा, लेकिन ट्रंप ने कोई जवाब नहीं दिया। पुतिन ने ट्रंप के जरिए ज़ेलेंस्की को भी मॉस्को आने के लिए कहा,
लेकिन ज़ेलेंस्की मॉस्को जाने के लिए तैयार नहीं। जबकि पुतिन यूरोपीय देशों को वार्ता में शामिल करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए अभी कहीं और मीटिंग की संभावना दिख नहीं रही। आईसीसी और यूरोपीय देशों ने पुतिन पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसीलिए पुतिन 40 से ज्यादा देशों में जा नहीं सकते। जबकि मीटिंग अमेरिका के बाद यूरोप में कहीं हो सकती है। दरअसल ये पुतिन का एक बड़ा प्लान है। वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि पुतिन युद्ध विराम के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि ज़ेलेंस्की सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की मॉस्को द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं जाना चाहते। ज़ेलेंस्की पहले भी पुतिन के युद्ध विराम फॉर्मूले को खारिज कर चुके हैं। हो सकता है वॉशिंगटन में वो ट्रंप के दबाव में आकर कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की का रुख बदल रहा है। हालात देखते हुए रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं, खास तौर से उन इलाकों पर जिन्हें पुतिन सबसे पहले कब्जा करना चाहते हैं। इसका जिक्र सीज फायर के ब्लूप्रिंट में भी किया गया है। तो जिन इलाकों का रूस में विलय कराने की शर्त पुतिन ने रखी है, उन इलाकों में हमले बढ़ा दिए गए। यानी रूस जल्द से जल्द संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। अभी डोनेट्स्क के 88% हिस्से पर कब्जा है। इस जगह 85% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। लुहांस्क के 75% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है, जहां 80% रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसी तरह ज़पोरिजिया की 74% जमीन पर नियंत्रण है। यहाँ 56% रशियन बोलने वाले लोग हैं। इससे आगे खरसोन के 71% हिस्से पर रूस का कंट्रोल है। यहाँ 48% वो लोग हैं जो रूस की भाषा बोलते हैं। सूमी के 68% इलाके पर रूस का नियंत्रण है। यहाँ भी 38% रशियन बोलने वालों की जनसंख्या है। और इसी तरह खार्किव के 50% हिस्से पर कंट्रोल रूस ने किया है, जहाँ 65% रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। इन इलाकों में रूसी मूल से जुड़े लोग ज्यादा इसलिए हैं, रूस सबसे पहले इन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने सिर्फ ट्रंप से मुलाकात की, पुतिन की एक भी शर्त नहीं मानी। जबकि यूरोपीय देश सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। इस बीच जमीन की अदला बदली पर कोई बात नहीं की गई, जबकि वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा यही था। पुतिन कई शर्तें बढ़ाने वाले हैं, जबकि ज़ेलेंस्की पुरानी शर्तों को खारिज कर चुके हैं। इस बीच यूरोपीय देश पूरी तरह से यूक्रेन के समर्थन में। यूक्रेन को लगातार बारूद सप्लाई किया जा रहा है। अब यूक्रेन रूस में जंग लंबी खींचने के आसार बढ़ गए हैं। जबकि ट्रंप चाहते हैं कि वार्ता का अगला चरण जल्द से जल्द हो। अगर एक बार हालात बदल गए तो पुतिन को दोबारा बातचीत के लिए तैयार करना बेहद मुश्किल होगा। और जितनी देरी होगी, रूस उतने ज्यादा हमले करके यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाता रहेगा। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन पर लगाए प्रतिबंध हटाएंगे ट्रंप, जिससे पुतिन वार्ता के लिए किसी यूरोपीय देश में जा सके। इससे बीच समझिए कि पुतिन पर कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं। पहला है वित्तीय लेन देन पर रोक। 40 से ज्यादा देशों में बैंक खाते और संपत्ति उनकी फ्रीज कर दी गई थी। पुतिन की यात्रा को 40 देशों ने बैन किया हुआ है, जिसमें अधिकतर देश यूरोपियन यूनियन और नेटो में हैं, नेटो के सदस्य हैं। उधर आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन को रूस यूक्रेन युद्ध का दोषी माना है और इसके लिए भी वारंट जारी किया गया था। साथ ही सैन्य और रक्षा प्रतिबंध भी लगाए गए, यानी सैन्य तकनीक ट्रांसफर पर बैन लगाया गया है और साथ ही किसी भी तरह का हथियार सौदा नहीं हो सकता है।
राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाकर कई संगठनों से नाम हटाया गया था। साथ ही पुतिन के करीबियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इन्हीं प्रतिबंधों को हटाने के लिए ट्रंप ने कहा था, लेकिन युद्ध विराम होने की शर्तें लगाई गई थी। पुतिन अलास्का वार्ता में कह चुके हैं कि वो युद्ध रोकने का स्थायी समाधान चाहते हैं। इसके लिए वो पहले ज़ेलेंस्की से अकेले में जमीन की अदला बदली समेत दूसरे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। उसके बाद ट्रंप की एंट्री से युद्ध विराम पर फाइनल मोहर लगाई जाएगी। इस बीच ट्रंप ने भी बयान दिया है, रूस एक शक्तिशाली देश है, यूरोप उसे पसंद करे या ना करे, रूस की सैन्य शक्ति काफी मजबूत है। आप रूस को चैलेंज नहीं कर सके, जबकि वो आपसे 10 गुना ताकतवर है। ट्रंप का सीधा इशारा यूक्रेन की तरफ। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से ट्रंप इस कोशिश में है जल्द से जल्द युद्ध विराम कराकर यूरोप को शांत कराया जा सके, जबकि ज़ेलेंस्की का मॉस्को जाने से इनकार युद्ध विराम की कोशिश के लिए झटका है। अब कई जगहों के नाम तीसरे दौर की वार्ता के लिए सामने आ रहे हैं। बुडापेस्ट, जिनेवा, इस्तांबुल, दुबई और रोम। अगर इन जगहों पर वार्ता नहीं हो पाई तो यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं, जिसमें रूस फिर से यूक्रेन को तबाह करने के लिए हमले करेगा और फिर सिर्फ 6 इलाके नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन को कब्रिस्तान बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और युद्ध रोकने की वार्ता के बीच ही ज़ेलेंस्की की नई लॉन्ग रेंज मिसाइल की चर्चा है। रूस के लिए यह बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि रूस को डोनेस्क में जल्द से जल्द जीत हासिल करनी है। डोनेस्क इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सेंटर है। ज़ेलेंस्की किसी कीमत पर डोनेस्क को गंवाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ रूस के कमांडर्स को पूरे इलाके पर कब्जा करने का ऑर्डर है। नतीजा यह हो रहा है कि यहां भीषण जंग के बीच हर दिन रक्तपात जारी है। महीनों नहीं बरसों से यूक्रेन के पूर्वी छोर पर बसे लोगों ने सुकून नहीं देखा। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही डोनेस्क हमेशा 2 हिस्सों में बटा रहा। कभी यूक्रेन के काबू में अधिक इलाके तो कभी रूस के कब्जे में अधिक इलाके। लेकिन आज तक डोनेस्क पर किसी का संपूर्ण नियंत्रण नहीं हो सका। रूस जिसे डोनबास रीजन कहता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लुहांस्क यूक्रेन पहले ही गंवा चुका है। बचा है तो डोनेस्क, जिसे बचाने के लिए यूक्रेन ने जी जान लगा रखा है। सिर्फ डोनेस्क की बात करें तो यह डोनेस्क प्रांत की राजधानी है और प्रांत की सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन जंग यहीं तक सीमित नहीं। पुतिन डोनबास रीजन पर कब्जा चाहते हैं, जिसमें लुहांस्क के साथ संपूर्ण डोनेस्क प्रांत है, और यह मिशन युद्ध की शुरुआत से ही चल रहा है। रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत इसी इलाके के वोल्हेदार और सोलेदार इलाके से की थी। तब इसे फ्रंट लाइन पर युद्ध का हिस्सा माना गया था। लेकिन वक्त के साथ रूस ने मिशन का विस्तार किया और फिर बाखमुत की लड़ाई शुरू हुई। रूसी सेना ने बाखमुत पर कब्जा जमा लिया। बाखमुत का पूरा इलाका खंडर बन चुका है। यूक्रेनी फौज बाखमुत को पूरी तरह खाली कर चुकी है। लेकिन इसके बाद से यूक्रेन ने रूसी सेना की नाक में दम कर रखा है।
बाइडेन काल में यूक्रेन ने डोनेस्क मिशन को लॉन्च किया था। अमेरिकी हाई मार्च से डोनेस्क में हमले हुए। यूक्रेनी ड्रोन से रूसी सेना को काफी नुकसान हुआ। डोनेस्क में लगातार युद्ध और मुकाबला जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में आप ऐसे कई नाम सुन रहे हैं जहां इस वक्त भीषण जंग चल रही है। ये तमाम इलाके इसी डोनेस्क मिशन का हिस्सा हैं। पहला नाम पोक्रोवस्क है, जहां रूसी सेना लगातार कब्जे की कोशिश में है। क्रामातोरस्क में भी रूसी सेना और यूक्रेनी आर्मी के बीच लगातार जंग जारी है। वोल्लिवका भी डोनेस्क प्रांत का ही एक इलाका है जहां जंग चल रही है। डोनेस्क में जीत से पुतिन का डोनबास रीजन का ख्वाब पूरा होगा, तो वहीं यूक्रेन यहां की 1 इंच जमीन भी गंवाना नहीं चाहता। हर जंग की एक बड़ी वजह होती है, और अब आपको बताते हैं रूस डोनबास को हासिल करने के लिए बेताब क्यों। पहली वजह है डोनबास यूक्रेन का औद्योगिक केंद्र है। यहां स्टील और कई बड़े कारखाने हैं। डोनबास में ही खनिज का भंडार, इस इलाके में कोयले का भंडार। पूरे सोवियत संघ से और खास तौर से सबसे ज्यादा रूस से लोग रोजगार की तलाश में यहां पहुंचे थे। यानी ये इलाका तो यूक्रेन के हिस्से में आया, लेकिन यहां के लोग मूल रूप से रूस के हैं और रूसी भाषा ही बोलते हैं। डोनबास में रूस समर्थकों और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष होते रहे। डोनबास में पीपल्स रिपब्लिक संगठन रूस के समर्थन में। डोनबास पर कब्जे से यूक्रेन की आर्थिक शक्ति बेहद कमजोर होगी। यूक्रेन को बेहद कमजोर करना रूस का मकसद है, इसीलिए यूक्रेन से डोनबास रीजन छीनने की कोशिश है, ताकि यूक्रेन के पास इतनी आर्थिक शक्ति ना रहे कि वो हथियार खरीद सके, रक्षा बजट बढ़ा सके। लेकिन इससे भी बड़ी बात है यूक्रेन की अहमियत। यूक्रेन गेहूं निर्यात करता रहा है, यूक्रेन स्टील का निर्यात करता है। लेकिन अब डोनबास रीजन के मामले ट्रंप की भी एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज को लेकर समझौता हुआ है। डोनबास रूस का हुआ तो अमेरिका को रूस से भी डील करनी होगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप को बता चुके हैं कि डोनबास को छोड़ना यूक्रेन के अस्तित्व से समझौता करना होगा। यूक्रेन ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों ने भी पुतिन की इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया है। पुतिन को लग रहा है कि डोनेस्क को सेना की ताकत से कब्जा करना ही इकलौता रास्ता है, इसीलिए पुतिन डोनेस्क में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। यूक्रेन रोस्तोव में हमले कर रहा है। रोस्तोव से डोनेस्क की सप्लाई लाइन, रोस्तोव से ही रूस हथियार भेजता है। ट्रंप समझ चुके हैं कि अब युद्ध विराम में सबसे अहम डोनेस्क का मुद्दा है। डोनेस्क का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि पुतिन ने जिद नहीं छोड़ी तो यूरोप कभी भी यूक्रेन को समझौता नहीं करने देगा। और ये डोनेस्क ही एक महासंग्राम की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूरोप में हालात बदल रहे हैं। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो यूरोप में विनाश का नया दौर आरंभ हो जाएगा। इस बीच रिवर्स इंजीनियरिंग करके नए हथियार बनाए जा रहे हैं। अमेरिका ने शाहेद ड्रोन का क्लोन बना लिया है, जबकि रूस ने भी ऐसे ड्रोन तैयार कर लिए हैं जो अमेरिका के अब्राम्स ड्रोन के लिए काल बन गए हैं। हालांकि इसके लिए रूस ने अब्राम्स टैंक की जासूसी भी कराई है। यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से रिवर्स इंजीनियरिंग का दौर आरंभ हो चुका है। यानी युद्ध विराम के समीकरण ध्वस्त होने के संकेत रूस और यूक्रेन दोनों को मिल गए हैं। इसीलिए लंबे युद्ध की तैयारी की जा रही है, यानी कम से कम सर्दियों तक युद्ध खिंच सकता है। इस बीच अमेरिका सीक्रेटली यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है। सामने आया है अमेरिका ने शाहेद जैसे ड्रोन बना लिया है। ईरान ने शाहेद ड्रोन रूस को सप्लाई किए थे, जिसे कॉपी करके रूस ने गैरान ड्रोन बनाए थे। अब गैरान का क्लोन अमेरिका ने बना लिया है।
एक बड़ी खेप भी यूक्रेन भेजी है। ये हमले के लिए 45 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। क्लोन किए ड्रोन का नाम MQM-172 है। यानी अब रूस के हथियारों को तबाह करने के लिए रूस जैसे हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है, जबकि रूस ने भी इसी पैटर्न को अपनाकर यूक्रेन में अभी तक भारी तबाही मचाई है। रूस ने अमेरिकी टैंक अब्राम्स को खत्म करने के लिए एक स्पेशल ड्रोन वॉर जोन में भेजा है, जिसने अब्राम्स की पूरी बटालियन को तबाह कर दिया है। रूसी ड्रोन पिरान्हा को अब्राम्स किलर के नाम से जाना जाता है। अब रूस ने पिरान्हा का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। रोजाना 1000 ड्रोन बनाने का लक्ष्य है। ये 5 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। दो साल पहले अमेरिका ने यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक की खेप भेजी थी। रूस का दावा है 22 अब्राम्स टैंक अब तक नष्ट किए गए हैं, जिसमें से 15 टैंक पिरान्हा ड्रोन की मदद से ध्वस्त किए गए। इसी वजह से रूस पिरान्हा की बड़ी खेप यूक्रेन भेज रहा है। हालांकि अब्राम्स के युद्ध क्षेत्र में फेल होने की बड़ी वजह एक और भी है। रूस को अब्राम्स की सीक्रेट डिटेल मिल चुकी है और यह उसे जासूसी के जरिए मिली। अब्राम्स टैंक बटालियन में रह चुके एक सैनिक ने खुफिया जानकारी रूस तक पहुंचाई, जिसे जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। तब कई अहम जानकारी सामने आई। सीक्रेट जानकारी से ही रूस ने अब्राम्स पर हमले की प्लानिंग की थी और कई टैंक तबाह कर डाले। जबकि अब रूस अब्राम्स की क्लोनिंग करके भी टैंक बनाने जा रहा है, जो अमेरिका से यूक्रेन भेजे अब्राम्स से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आज रूसी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन में ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद ऐसी कोई वार्ता तय नहीं जिसमें ज़ेलेंस्की पुतिन आमने सामने होंगे। पुतिन की तरफ ऐसी कोई बात नहीं की गई पुतिन की तरफ से कि ज़ेलेंस्की से वो मिलेंगे। तो सवाल है कि क्या पुतिन फिर ज़ेलेंस्की के कार्यकाल खत्म होने और गैर कानूनी तरीके से पद पर बने रहने का मुद्दा उठाएंगे? दावा है कि ट्रंप को इसका आभास है और राष्ट्रपति बदलने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अलास्का में पहली बार युद्ध रोकने पर ट्रंप और पुतिन की आमने सामने बात हुई। पुतिन ने ट्रंप को बता दिया है कि किन शर्तों पर युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक से यह साफ हो चुका है कि पुतिन की शर्त नहीं मानी जाएगी। अब बारी ज़ेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप की बातचीत की। लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की को गैर कानूनी राष्ट्रपति मानते हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की से शांति वार्ता करने से इनकार कर सकते हैं। शांति वार्ता के लिए यूक्रेन में चुनाव कराने की मांग करा सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति ट्रंप के इशारे पर भी हो सकती है, क्योंकि दावा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन पर बात हुई है। अमेरिका के एक खोजी पत्रकार ने दावा किया है यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के गिने चुने दिन ही बचे। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन से निर्वासित किया जाएगा। यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ जालूझनी बन सकते हैं राष्ट्रपति। अमेरिकी पत्रकार के दावे के बाद यूक्रेनी मीडिया में भी ऐसी ही खबरें आई। रिपोर्ट के मुताबिक जालूझनी राष्ट्रपति बनने की तैयारी में लंदन में जालूझनी ने मुख्यालय बनाया है। लंदन में इस काम के लिए भर्ती चल रही। अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की चुनाव कराएंगे या फिर ट्रंप जबरन सत्ता परिवर्तन कराएंगे। हालांकि यूक्रेन में तख्ता पलट इतना आसान नहीं, क्योंकि यूरोपीय देश हर तरह से ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। यूरोपीय देश पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर अमेरिका युद्ध से पीछे हटा तब भी वो यूक्रेन की मदद करते रहेंगे।
ऐसे में जालूजनी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। जालूजनी यूरोप से रूस पर सख्त बने रहने का वादा कर सकते हैं। उनकी अगुवाई में देश में चुनाव करवाए जाएंगे। जालूजनी यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। ऐसे में संभव है कि वो सत्ता में बने रहने के लिए ट्रंप के कहे मुताबिक फैसले ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका के खिलाफ पहली बारूदी जंग छिड़ सकती है। ये जंग कोई और नहीं बल्कि वेनेजुएला छेड़ सकता है। वेनेजुएला ने युद्ध के लिए 45 लाख सैनिकों को तैयार कर लिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने यह जंगी ऐलान तब किया जब अमेरिका ने वेनेजुएला के पास 3 नए युद्धपोत भेज दिए। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तकरार अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर शुरू हुई थी। इसके बाद अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। आरोप लगाया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका में ड्रग सप्लाई कराते हैं और वो खुद भी ड्रग कार्टेल के सरगना है। अब ये दुश्मनी युद्ध में बदलने की ओर बढ़ रही है। जंग का एक और फ्रंट खुलने की आशंका बढ़ गई। ये जंग अमेरिका और वेनेजुएला में हो सकती है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के खिलाफ 45 लाख की सेना तैनात करने का ऐलान कर दिया। मादुरो ने यह फैसला तब किया जब ट्रंप ने वेनेजुएला के पास समुद्र में घातक मिसाइलों से लैस 3 डिस्ट्रॉयर भेज दी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अमेरिका ने ऐलान किया है कि जो भी शख्स मादुरो के बारे में सूचना देगा उसे 435 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहले सिर पर इनाम और अब वॉरशिप भेजकर वेनेजुएला की घेराबंदी से निकोलस मादुरो इतने भड़क गए हैं कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देने के लिए 45 लाख लड़ाकों को उतारने का फैसला ले लिया। सवाल यही है कि आखिर अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव इतना चरम पर कैसे पहुंच गया? दरअसल ट्रंप और मादुरो की अदावत की शुरुआत ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही हो गई। ट्रंप निकोलस मादुरो को तानाशाह मानते हैं। वो मादुरो के दोनों कार्यकाल को अवैध मानते हैं। 2019 के चुनाव में ट्रंप ने मादुरो के विरोधी जुआन गुआइडो का समर्थन किया था। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते खराब हुए तो पहले ट्रंप और फिर बाइडेन प्रशासन ने वेनेजुएला पर एक के बाद एक कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 2020 में न्यूयॉर्क की अदालत में नार्को आतंकवाद फैलाने और ड्रग कार्टेल को संरक्षण देने के आरोप में मादुरो पर मामले चलाए गए। अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने न सिर्फ मादुरो के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है बल्कि उनके सिर पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। मादुरो और उनकी सरकार अमेरिका के आरोपों को कई बार बेबुनियाद बता चुके हैं। मादुरो का आरोप है कि अमेरिका उनका तख्ता पलट और वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि वो वेनेजुएला के खिलाफ सुनियोजित साजिश को अंजाम देने में जुटा है। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दोनों देशों में बारूदी जंग की शुरुआत भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन नए वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। उन्हें अमेरिका विरोधी खेमे का नेता माना जाता है। इस वक्त दुनिया में अमेरिका विरोधी धड़ा अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इस धड़े की धुरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। पुतिन ने ही ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया को साथ लाकर अमेरिका विरोधी खेमे को मजबूत किया। लेकिन अलास्का समिट के बाद पुतिन की यह छवि और ज्यादा मजबूत हुई है। अमेरिका में पुतिन की छवि पर सर्वे कराए गए। पुतिन के बारे में जनता क्या कह रही है, अब इस रिपोर्ट में देखिए।
अलास्का में पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा। ट्रंप ने तालियां बजाकर स्वागत किया। एटमी बॉम्बर से सलामी दी। यूएस प्रेसिडेंट की कार में सवार होकर वार्ता स्थल तक पहुंचे। यह ट्रंप के मंच से पुतिन का पावर शो था। इसी पावर शो पर अमेरिका में सर्वे कराए गए तो नतीजे क्या आए देखिए। अमेरिका में द इकोनॉमिस्ट और यूवगोव ने सर्वे कराया। इस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि पुतिन कैसे नेता है, बहुत मजबूत, कुछ हद तक मजबूत या कमजोर। 32% लोगों ने कहा कि पुतिन बहुत मजबूत नेता है। 41% लोगों ने कहा कि पुतिन कुछ हद तक मजबूत नेता है। केवल 27% लोगों ने ही पुतिन को कमजोर नेता के तौर पर देखा। यह सर्वे 15 से 18 अगस्त के बीच कराया गया। इसमें 1568 युवाओं से यह सवाल पूछा गया था। 15 अगस्त की सुबह ही पुतिन का विमान अलास्का के एल्मेंडार्फ रिचर्डसन एयरबेस पर उतरा था। आत्मविश्वास से भरी पुतिन की चाल को दुनिया ने देखा। उन्होंने हाथ मिलाते ही ट्रंप पर हावी होने की कोशिश की। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट जारी की थी कि पुतिन अपनी शर्तों से जरा भी नहीं डिगे। बंद कमरे में पुतिन ने ट्रंप के सामने अपनी शर्तें रखी और उन्हें सभी शर्तें मानने पर मजबूर भी कर दी। इसीलिए दुनिया में उनकी छवि लॉर्ड पुतिन की बनी और अमेरिकी युवा भी ये बात मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।